कल हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कैंसर सेल्स की। खुश रहो बेटा। प्रॉपर्टीज हम लोगों ने कैंसर सेल की देख ली थी। आज हम लोग कैंसर का जो मॉलिक्यूलर बेसिस होता है उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कैंसर, और इसमें मेनली जीन रेगुलेशन के लेवल पे ही बात होगी, यानी कि मेन जो मॉलिक्यूल है वो तो जाहिर सी बात है डीएनए ही है, लेकिन कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो उस डीएनए के एक्सप्रेशन में अपना रोल प्ले करते हैं, जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स वगैरह हैं, तो इनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है इन द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक चीज़ जान लीजिए कि कुछ ऐसी जीन्स होती हैं जिनकी टेंडेंसी होती है टू डेवलप कैंसर, यानी कि सेंसिटिव जीन्स होती हैं। तो इनको बेसिकली हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज कैंसर क्रिटिकल जीन्स। कैंसर क्रिटिकल जीन्स जो होती हैं, या इसको हम कैंसर रिलेटेड जीन्स भी कहते हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन्स सर। हाँ, इसमें सारी कैटेगरी जो है वो इंक्लूड हो जाएगी, प्रोटो ऑन्कोजीन्स की, ऑन्कोजीन्स की, रेट्रोवायरल जीन्स की, बहुत टाइप की जीन्स इसमें इंक्लूड होती हैं। तो इन जनरल इन कैंसर क्रिटिकल जीन्स को, या इन इस कैटेगरी में वो सभी जीन्स इंक्लूड होती हैं जिनमें अगर कोई जेनेटिक या एपिजेनेटिक चेंज हो और उसकी वजह से कैंसर कॉज हो जाए, तो वो सारी जीन कैंसर क्रिटिकल जीन कहलाएंगी। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि ऑल जीन्स हुज जेनेटिक एंड एपिजेनेटिक चेंजेस contribute to development of cancer। तो ये सभी की सभी जीन्स जो हैं वो कैंसर क्रिटिकल जीन्स कहलाएंगी। और अगर इनमें कोई चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से कैंसर की होने की संभावना बढ़ जा रही है या हो ही जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसी जीन्स होंगी जो सेल के बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को रेगुलेट कर रही होंगी, स्पेशली ऐसे प्रोसेसेस जिसकी वजह से सेल का नंबर बढ़ता या घटता हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि सच जीन्स सच जीन्स रेगुलेट वाइटल cellular processes like cell cycle progression, differentiation, DNA repair, and of course cell death। तो इन इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को अगर रेगुलेट कर रही हैं और इनमें अगर कोई भी चेंज आया तो जाहिर सी बात है खामियाजा उसका गंभीर होगा। अब ये जो कैंसर क्रिटिकल जीन्स हैं इनको दो ब्रॉड क्लासेस में, कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो कैंसर क्रिटिकल जीन्स, इनको हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं जीन विथ गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन,
और दूसरे को हम कह सकते हैं जीन विथ लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी जीन में इन्हांस्ड फंक्शन की वजह से उसकी कैंसर कॉजिंग एक्टिविटी बढ़ रही है, यानी जीन का एक्सप्रेशन अगर बढ़ा दिया जाए तो वो कैंसर कॉज करेगी, तो ऐसी जीन्स जो है इस क्लास को बिलोंग करती हैं, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इसको कहेंगे हम। और ऐसी जीन्स जिनके अगर फंक्शन का लॉस हो जाए बिकॉज ऑफ एनी म्यूटेशन और उसकी वजह से वो कैंसर कॉजिंग हो जाए, तो वो लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन में ग्रुप में क्लास में इंक्लूड की जाती हैं। जैसे लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन में आप बता सकते हैं एग्जांपल? V1 जीन जो होती थी वो। मतलब इन जनरल, P53 यस एग्जैक्टली, ये वो जीन्स हैं जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होती हैं। इसका मतलब कि अगर इनका काम बंद हुआ तो ट्यूमर सप्रेस नहीं हो पाएगा, ट्यूमर फॉर्म हो जाएगा। तो खैर अभी एक एक करके हम इनको देखते हैं। तो ये वाली जो जीन्स होती हैं इनको हम कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज प्रोटो ऑन्कोजीन्स। और ये वाली जो जीन्स होती हैं ये होती हैं हमारी ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। तो प्रोटो ऑन्को जो है वो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स ऐसी जीन्स होंगी जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन को कोड करेंगी, यानी कि दे फॉर कोड फॉर प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन्स की वजह से क्या होता है, स्टिमुलेट, दो चीजें स्टिमुलेट करेंगे ये, या इसको हम इधर लिख दें, स्टिमुलेट सेल ग्रोथ एंड डिवीजन, एक चीज यानी सेल की संख्या बढ़ना, और दूसरा है सर्वाइवल यानी कि एपोप्टोसिस ना होने देना। इन चीजों को ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स द्वारा कोड की गई प्रोटीन्स स्टिमुलेट करेंगी। वहीं पे ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो होती हैं तो ये किन कामों में इन्वॉल्व होती हैं, तो दे आर इन्वॉल्व इन डीएनए डैमेज रिपेयर, सेल साइकिल चेक पॉइंट एक्टिवेशन। अगर आप स्पेसिफिक टाइप्स के जो एग्जांपल्स है PRB या P53, तो उसको अगर आप देखेंगे तो आपको ये पॉइंट्स वहीं पे मिल जाएंगे और डिटेल में मिलेंगे। देन इंडक्शन ऑफ एपोप्टोसिस, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली इनहिबिशन हो रहा है, इनहिबिशन ऑफ एपोप्टोसिस। और इसके अलावा इसमें दे प्रिवेंट अनरेगुलेटेड सेल्यूलर ग्रोथ। तो कुल मिला के एक दूसरे से ऑपोजिट तरीके से ये वर्क करती हैं। अब इसके बाद हमारे पास कुछ जनरल बातें हैं जिसमें हम अगर चाहें तो इसी में कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम प्रोटो ऑन्कोजीन्स की बात करें, यानी कि गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन की बात करें, तो
इसमें क्या होता है कि ये जिस पर्टिकुलर म्यूटेशन की हम बात कर रहे हैं वो टिपिकली डोमिनेंट नेचर का होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो म्यूटेशन होता है, म्यूटेशंस आर टिपिकली डोमिनेंट। और जब ये म्यूटेशन होता है तो उस केस में इस प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन कहा जाता है। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट अगर इसका हम यहाँ मेंशन करें कि म्यूटेटेड वर्जन ऑफ these genes are known as oncogenes। तो एक चीज हो गई। वहीं पे अगर हम ट्यूमर सप्रेसर जीन की बात करें तो यहाँ पे ये जो म्यूटेशन हो रहा है वो रेसेसिव होता है जनरली। यहाँ पे क्या है कि म्यूटेशंस आर generally recessive। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो दोनों कॉपी हैं नॉर्मल जीन्स की उनको या तो रिमूव होना पड़ेगा या तो इनएक्टिवेट होना पड़ेगा, तभी इसका असर जो है वो देखने में आएगा। जैसे अब ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है, इसकी एक भी कॉपी अगर नॉर्मल है तो ये अपना काम करती रहेगी। इसका मतलब कि कैंसर नहीं होने देगी। रेसेसिव नेचर का है ना इसका म्यूटेशन का जो इफेक्ट शो हो रहा है। तो इसका मतलब कि पूरा फंक्शन लॉस तभी होगा जब दोनों कॉपी या दोनों एलील्स जो है वो म्यूटेटेड होंगी, अफेक्टेड होंगी। तो इस पॉइंट को अगर हम आगे ऐड कर दें कि both copies of alleles, और वो भी कौन सी, नॉर्मल एलील्स जो थी, नॉर्मल एलील्स मस्ट बी रिमूव्ड या इनएक्टिवेटेड इन अ डिप्लॉयड सेल। तभी तो दो कॉपीज होंगी एलील्स की। फॉर इट्स इफेक्ट टू बी सीन। तो ये बेसिक चीज़ें, बेसिक बातें समझ में आ गई। दो टाइप की कैंसर क्रिटिकल जीन्स हमने देख ली, प्रोटो ऑन्कोजीन्स और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। इनका बिहेवियर क्या है, सेल के अंदर क्या रोल प्ले करती हैं, ये हमने सम अप कर लिया। इनमें जो म्यूटेशंस होते हैं वो उसका नेचर क्या है। हाँ बताओ। सर नॉर्मल सेल्स में ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स ये इनएक्टिवेटेड स्टेट में रहती होंगी ना? नहीं नहीं, देखो बात यह है ना कि जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं वो अपना काम करती रहती हैं नॉर्मल। इनमें जब म्यूटेशन होगा, और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि जो काम नॉर्मली ये कर रही थी उससे बढ़ा हुआ काम ये करना शुरू कर दें। कोई ऐसा इनमें चेंज आए जिसकी वजह से दे स्टार्ट टू ओवर एक्सप्रेस देमसेल्व्स, तो उस कंडीशन में दे विल लीड टू कैंसर। बहुत सारी प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं हमारी बॉडी में जो नॉर्मल रोल प्ले करती रहती हैं, जैसे सिस है, ईआरबीबी है, सारसी, एबीएल। जीन्स की कमी नहीं है, अलग अलग जीन्स का अलग अलग काम है। जैसे प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, या टायरोसिन काइनेज की जो जीन्स होती हैं, जीटीपीएस की, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की, ये सब जो है प्रोटो ऑन्कोजीन्स होती हैं। लेकिन अगर इनका फंक्शन बढ़ गया तो उस कंडीशन में अब मान लो कि पीडीजीएफ है, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है, वो ग्रोथ फैक्टर है, उसका काम क्या होगा, सेल को स्टिमुलेट करना डिवाइड करने के लिए।
अगर ज़रूरत से ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर अवेलेबल होने लगा तो क्या होगा, सेल बार बार स्टिमुलेट होती रहेगी और बार बार अपना नंबर बढ़ाएगी, और बार बार बढ़ाएगी तो फिर अनलिमिटेड हो जाएगा नंबर उसका, तो वो हो जाएगा कैंसर। तो ये बात ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं वो नॉर्मल कंडीशन में इनएक्टिवेटेड पड़ी रहेंगी, दे विल परफॉर्म देयर नॉर्मल रोल। और अगर कोई म्यूटेशन हुआ और उनका एक्सप्रेशन लेवल बढ़ गया, देखेंगे अभी हम लोग मिक जीन का देखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। जी सर। अब देखो इस चीज को अगर हम पॉइंट्स तो यहाँ पे सारे क्लियर हो गए हैं, इसको हम एक इमेज, एक डायग्राम की हेल्प से थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। यस, दिस वन। तो इसमें देखो गेन ऑफ फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, ओवर एक्टिविटी, ध्यान रखना इस टर्म पे, ध्यान रखना ओवर एक्टिविटी यहाँ जो कह रहा है। नॉर्मली तो एक्टिव रहेंगे लेकिन अगर ज़्यादा हो गए तब गड़बड़ है मामला। तो नॉर्मल सेल हो गई है, इसमें कोई सिंगल म्यूटेशन हुआ जिसकी वजह से ये पहले प्रोटो ऑन्कोजीन थी और उसकी वजह से ऑन्कोजीन्स यहाँ पे बन गई इस पर्टिकुलर लोकस पे। तो एक्टिवेटिंग म्यूटेशन इनेबल्स ऑन्कोजीन टू प्रमोट सेल ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन आप जानते ही हैं, नॉर्मल से अगर कैंसर की तरफ सेल जो है वो बदल रही है तो उसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। नाउ द सेल्स एन रूट टू कैंसर, यानी सेल अब किधर के रास्ते पे बढ़ रही है, कैंसर डेवलप करने के रास्ते पे बढ़ रही है। एन रूट मतलब रास्ते पर। दूसरा जो लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है, ये क्यों हो रहा है, ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है उसकी अंडर एक्टिविटी की वजह से बहुत कम काम कर रही है। तो नॉर्मल सेल है, यहाँ पे म्यूटेशन हुआ तो जो ट्यूमर सप्रेसर जीन थी वो इनएक्टिवेट हो गई है। अब इसमें क्या होगा, अगर एक ही कॉपी में इनएक्टिवेशन हुआ है, एक ही कॉपी का, तो कोई इफेक्ट हमको नजर नहीं आएगा। लेकिन सेकंड म्यूटेशन इवेंट हो गया और दूसरी कॉपी, ये दूसरी एलील है, उसमें भी इनएक्टिवेशन हो गया, यानी सेकंड जीन कॉपी भी इनएक्टिवेट हो गई, तब जाके ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। तो इस चीज़ से हमको समझ में आ रहा है कि ये रेसेसिव मामला है यहाँ पे और यहाँ पे डोमिनेंट मामला है। तो टू इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशंस फंक्शनली एलिमिनेट द ट्यूमर सप्रेसर जीन प्रोमोटिंग सेल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस पॉइंट, इस चीज़ को अगर यहाँ पे हम लिख भी दें कि ये जो यहाँ पे हिसाब किताब क्या है, डोमिनेंट म्यूटेशन हो रहा है और यहाँ पे रेसेसिव। तो इसको हमने डायग्रामेटिकली भी थोड़ा सा देख लिया। अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो है प्रोटो ऑन्कोजीन्स का। तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स जैसा कि हमने आपको बताया कि ऐसी जीन्स होती हैं जो अगर ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाएं तो, या इनमें अगर डोमिनेंट म्यूटेशन हो जाए तो ये ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो बेसिकली इन जनरल ये जीन्स करती क्या है, ग्रोथ और डिवीजन ऑफ सेल्स को कंट्रोल करती हैं, जो हमने पहले ही देख लिया है, पॉइंट नोट किया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और अगर हम इसको स्पेसिफाई कर दें कि दे कोड फॉर प्रोटीन्स, ऑल्दो इसको हमने मेंशन किया है लेकिन फिर भी दे कोड फॉर प्रोटीन्स दैट इंक्लूड, यानी कि किस किस टाइप के प्रोटीन्स के लिए ये कोड करती है, दैट इंक्लूड ग्रोथ फैक्टर्स, जीएफ इसको हम लिख दें, जीएफ रिसेप्टर्स, यानी कि ग्रोथ फैक्टर के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके लिए भी ये कोड करती है।
ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स। यानी इतने टाइप, इतनी वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स के लिए ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स कोड करती हैं। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल अगर हम आपको बता दें, एग्जाम्पल यहाँ पे हम कौन सी जीन है, यानी कि कौन सी प्रोटो ऑन्कोजीन और उस जीन का प्रोडक्ट क्या है, जीन प्रोडक्ट क्या है। तो प्रोटो ऑन्कोजीन हमारे पास कई सारी हैं, जैसे कि सिस, ERBB, SRC, ABL, क्रास, अभी क्रास, रास, नरास सब आएगा, बहुत कुछ है इसमें। फिर जुन, फॉस, मिक, या मिक फॉस जुन भी कहते हैं इसको। मिक इसमें हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। अब इसमें क्या है हिसाब किताब, ये जो सिस है, सिस वाले का जो जीन प्रोडक्ट है वो बेसिकली क्या होता है, सिस का जीन प्रोडक्ट जो होता है वो होता है PDGF, यानी कि प्लेटलेट डिराइव्ड, GF माने ग्रोथ फैक्टर। ERBB का क्या होता है, इसका होता है EGF, यानी कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। SRC और ABL, इन दोनों का, इन दोनों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं टायरोसिन काइनेजेस। क्रास का जो प्रोडक्ट होता है वो GTPase होता है। जैसे आपको मालूम है वो जी प्रोटीन में हमने देखा था, अल्फा सब यूनिट उसकी GTPase की तरह एक्ट कर रही थी। और जून, फॉस और मिक, ये तीनों क्या हैं, ये सिंथेसाइज करती हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को। तो ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग जीन प्रोडक्ट्स हो गए। तो हमने कुछ कुछ का ठीक ठाक नंबर ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन्स के बारे में जान लिया और उनके प्रोडक्ट्स के बारे में। तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपने देख लिए, ग्रोथ फैक्टर्स हैं, टायरोसिन काइनेज हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, GTPase है। अभी इसमें इसमें हमने आपको सिर्फ 3, 3, 6, 2, 8 जीन्स के बारे में बताया, लेकिन टिल डेट अभी तक लगभग 40 प्रोटो ऑन्कोजीन्स के बारे में ह्यूमंस में पता चल चुका है। तो एक कॉन्टेक्स्ट बस जानने के लिए कि अबाउट 40 प्रोटो ऑन्कोजीन्स in humans are known till date, मतलब आज तक अभी तक 40 के लमसम जो है वो प्रोटो ऑन्कोजीन्स खोजी जा चुकी हैं। और ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो है वो ऑन्कोजीन्स में क्यों कन्वर्ट हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ जेनेटिक और एपिजेनेटिक चेंजेस। ठीक है। और ऑन्कोजीन्स में जो एक्सप्रेशन लेवल है या एक्टिविटी है वो बढ़ी हुई मिलती है, सिंपल सी बात है। तो अगर हम सिंपली इस चीज़ को इंडिकेट कर दें, प्रोटो ऑन्कोजीन्स ये कन्वर्ट हो जा रही हैं ऑन्कोजीन्स में, और कारण क्या है, जेनेटिक एंड एपिजेनेटिक चेंजेस। यहाँ पे इनकी एक्टिविटी क्या है, नॉर्मल एक्टिविटी, और यहाँ पे एनहांस्ड एक्टिविटी। अब इन प्रोटो ऑन्कोजीन को
एक्टिवेट करने की जो अंडरलाइंग मैकेनिज्म्स हैं वो क्या हो सकती हैं, इसके बारे में जरा हम देख लें। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटो ऑन्कोजीन इज बीइंग एक्टिवेटेड टू एक्टिवेशन। तो मैकेनिज्म्स ऑफ एक्टिवेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन्स। पहले तो हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं जो हमको भी पढ़ना है बेसिकली। 1 2 3 एंड 4, 4 टाइप की मैकेनिज्म्स के बारे में ब्रीफली ही देखना है, बहुत डिटेल में नहीं देखना है। तो सबसे पहली जो मैकेनिज्म होती है वो होता है पॉइंट म्यूटेशन। दूसरी मैकेनिज्म जो होती है वो है क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। तीसरी मैकेनिज्म जो है वो है जीन एम्प्लीफिकेशन। और चौथी मैकेनिज्म है इंसर्शनल एक्टिवेशन। तो ये 4 मेजर मैकेनिज्म्स हैं जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स को एक्टिवेट करती हैं और टर्न कर देती हैं उनको ऑन्कोजीन्स में। एक एक करके इनको हम अब डील करेंगे। तो नंबर 1, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब जानते हैं आप क्या होता है पॉइंट म्यूटेशन? नहीं मालूम? जानते हैं सर। क्या जानते हो जैसे बताओ? सिकल सेल एनीमिया में जो हाँ ग्लूटामिक एसिड में एक बस एक point mutation on. नाइट्रोजनस बेस में चेंज। हाँ, तो बेसिकली बेस में कहो या उसको एक न्यूक्लियोटाइड कह दो तो ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। तो अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो रहा है तो वो कहलाएगा पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन इज नथिंग बट अ चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड ऑफ अ जीन। किसी जीन के एक न्यूक्लियोटाइड में अगर चेंज आया तो वो हो जाएगा पॉइंट म्यूटेशन। जैसे सपोज करिए ATTCCGAA, ये एक हमारे पास जीन है, डीएनए है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो है जाहिर सी बात है TAAGGCTT हो जाएगा 5335। ये जीन है, इसमें अगर पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है किसी खास साइट पे, सपोज ये हो गया C और ये C पॉइंट पे कुछ चेंज आया और ये कन्वर्ट हो गया इनटू ATTACGAA, यानी कि अब इस A को हम रेड में कर दे रहे हैं, बता दिया हमने। और अपोजिट भी चेंज हो जाएगा T GCTT। इसी को हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। जिन लोगों को नहीं मालूम है वो जान जाएं। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड में अगर ये चेंज हुआ तो उसी को हम पॉइंट म्यूटेशन। हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या अभी जो हम बोल रहे अभी जो तुमने बताया था ना वो पूरी आई है आवाज, लेकिन जी हमने कहा कि इसको थोड़ा इलाबोरेट कर दें। जी तंजीला तुम्हारा, डिस्टर्ब हो गया था हमको आपकी आवाज मेरी आ रही थी? मेरी नहीं आ रही थी क्या? नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा, नहीं तुम्हारी आ रही थी प्रॉपर। कोई बात नहीं, वीडियो अपलोड कर देंगे हम। अब देखो, अब सर वही तो होता है।
क्या? वैसे होता है जैसे सिकल सेल एनीमिया में होता है। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली वही होता है। तुमने सही बताया था, लेकिन हम इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दिए, बाकी लोग भी जिनको नहीं आइडिया है थोड़ा सा हो जाए आइडिया। अब इसमें देखो कि ये जो चेंज है सिंगल न्यूक्लियोटाइड में, ये कई तरीके से हो सकता है। तो जो चेंज है, ये चेंज, इसकी मैकेनिज्म्स हो सकती हैं। चेंज बाय डिलीशन ऑफ अ बेस, एक बेस गायब हो जाए, या एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा बेस, बेस कहो या न्यूक्लियोटाइड कहो, दोनों सेम टर्म यूज होते हैं, या बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ बेस फॉर अनदर बेस। कुछ भी अगर इन तीनों में से हो रहा होगा तो उसको हम कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन। मतलब ये सी अगर यहां से गायब कर दो तब भी पॉइंट म्यूटेशन हो जाएगा, इसकी जगह यहाँ इन दोनों सी के बीच में कुछ ए या टी कुछ भी और जोड़ दो, या एक सी ही जोड़ दो, तो वो भी पॉइंट म्यूटेशन होगा। और अगर इस सी को हटा के जैसा कि हमने यहाँ पे ए लगा दिया, ये सब्स्टिट्यूशन का ही एग्जाम्पल है, तो तीनों केसेस में म्यूटेशन हुआ। अच्छा, अब इस पॉइंट म्यूटेशन की वजह से जीन का फंक्शन घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। लेकिन अगर जीन का कन्वर्जन प्रोटो ऑन्कोजीन से ऑन्कोजीन में होना है तो इसका मतलब गेन ऑफ फंक्शन ही होगा। ठीक है, तो हम्म, इस पॉइंट को यहाँ पे हम छोड़ ही, लेकिन चलो नोट कर देते हैं कि अ पॉइंट म्यूटेशन कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज जीन फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया? मतलब क्या है, वो तो सेंटेंस क्लियर है सब कुछ। इसमें अगर हम एग्जाम्पल आपको बताएं तो रास फैमिली की जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स होती हैं, रास प्रोटो ऑन्कोजीन्स, और ह्यूमंस की अगर हम बात करें, ये तो हमने जीन का एग्जाम्पल ले लिया। इन ह्यूमंस there are three closely related RAS genes, और वही तीनों जो हमने आपको अभी ऊपर बताया था उसमें से एक का एग्जांपल दिया था, वो होती है हरास, क्रास एंड नरास। इसमें क्रास वाला हमने आपको बताया था, तो ये क्रास बेसिकली क्या कर रही थी, जीटीपीएस की सिंथेसिस। हाँ, तो ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स होती हैं, और इनमें अगर पॉइंट म्यूटेशन हुआ तो दे विल टर्न इनटू ऑन्कोजीन। तो ये देख लिया हमने। अब आते हैं हम लोग नंबर 2 पे। नंबर 2 था हमारा क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसमें आपको स्पेसिफिक टाइप के कैंसर्स के कुछ एग्जांपल्स देखने के लिए मिलेंगे। तो क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन की वजह से भी प्रोटो ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो सकते, होती ही हैं। और इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास है बर्किट्स लिम्फोमा। टाइप्स ऑफ कैंसर में हमने आपको बता ही दिया है, व्हाट इज लिम्फोमा, माइलोमा, सार्कोमा।
तो ये बर्किट्स, हेमाटोपोइएटिस। हाँ, तो बर्किट्स लिम्फोमा जो होता है ये बेसिकली क्या है, चाइल्डहुड स्टेज में ज़्यादा होता है, चाइल्डहुड ट्यूमर है, और डिस्ट्रीब्यूशन इसका जो है वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इन अफ्रीका, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये ज़्यादा प्रीवेलेंट है। अच्छा, अब ये होता क्यों है, इसमें बेसिकली होता ये है कि ट्रांसलोकेशन ऑफ मिक containing segment of chromosome 8 और इसमें भी क्या है 8q24, तो क्रोमोसोम 8 का वो सेगमेंट यानी 8q24 जिसमें मिक जीन प्रेजेंट है वो ट्रांसलोकेट हो जाता है टू क्रोमोसोम 14, क्रोमोसोम 14 पे पहुंच जाता है 14q32। अब इससे होता क्या है बेसिकली, मान लीजिए ये हमने, सर ऐसा ही तो फिलाडेल्फिया वाला था जो आपने बताया था क्लास में, यस यस, क्रॉनिक माइलोइडिस। तो वो भी ट्रांसलोकेशन का ही 9th होता एग्जाम्पल है है। 20। हाँ, उसका तो सिर्फ हम नाम लिखेंगे, बर्किट्स लिम्फोमा तो हम तब भी बता रहे हैं डिटेल में, उसका डिटेल बता चुके नहीं, कुछ पॉइंट्स उसमें और हमको ऐड करने हैं इसलिए उसको भी एक बार डिस्कस करेंगे। लेकिन अगला एग्जाम्पल वही है, क्रॉनिक माइलॉइड या माइलोजिनस ल्यूकीमिया। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि सपोज करिए ये हमारा क्रोमोसोम नंबर 8 है और ये जाहिर सी बात है क्रोमोसोम नंबर 14 होगा। 14 थोड़ा सा छोटा होगा क्योंकि कैरियोटाइपिंग में बड़े क्रोमोसोम से छोटे क्रोमोसोम की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा 8 नंबर हो गया, ये हमारा 14 नंबर हो गया। अब इसमें अब देखो हमने तो आर्म दोनों बराबर बना दी है, उसमें कोई बात नहीं है, पी क्यू आप लोग समझ रहे होंगे। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिक जीन प्रेजेंट है, दिस इज मिक। अब यही सेगमेंट जो है यहां से निकला और निकलने के बाद ये सेगमेंट पहुंच गया क्रोमोसोम 14 में, और क्रोमोसोम 14 में ये सेगमेंट जाकर के इंटीग्रेट जहां पे हो रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटीग्रेट हो रहा है, उसके एडजेसेंट में, उसके जस्ट बगल में, अरे ये कलर मजा नहीं आ रहा है, इसमें रेड कलर सही रहेगा, उसके बगल में एक दूसरी जीन प्रेजेंट रहती है। तो ये मिक वाली तो पहुंच गई, ये जो जीन होती है क्रोमोसोम 14 में, ये बेसिकली आईजी हैवी जीन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मिक जीन का सेगमेंट जो है क्रोमोसोम 8 से क्रोमोसोम 14 में जाके ऐसी जगह पे इंटीग्रेट हुआ जहां पे इसके पास में ही आईजी हैवी जीन मौजूद थी। अब आईजी हैवी जीन क्या होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन के हैवी चेन को कोड करने वाली जीन, ये तो मालूम ही होगा आप लोगों को, बहुत सिंपल है। दिस आईजी इज फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडी जिसको कहते हैं, और हैवी जीन का मतलब हो गया कि कोड्स हैवी चेन। लग रहा है फोन आ रहा है किसी का, क्या आएगा तो देखिए। तो
अच्छा, उससे होता क्या है, इतना तो हमने आपको डायग्रामेटिकली बता दिया। इसको अगर पॉइंट में यहाँ पे नोट कर दें कि दिस ट्रांसलोकेशन प्लेसेस मिक जीन in close proximity to Ig heavy gene। चलो, Ig heavy gene, इससे फायदा ये होगा फायदा मतलब क्या, इससे जो भी चेंज आएगा वो ये है कि Ig जीन को रेगुलेट करने वाला जो सेगमेंट होगा, क्योंकि Ig जीन के पास ही जाके जुड़ गई है, तो इसका मतलब कि Ig जीन की सिंथेसिस, Ig जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने वाला जो सेगमेंट होगा, अब वही सेगमेंट, वही रेगुलेटर रीजन मिक जीन को भी रेगुलेट करना शुरू कर देगा। तो अगर ये पॉइंट हम यहाँ पे ऐड करें कि द मिक जीन is now regulated by Ig gene रेगुलेटर या एनहांसर। इसको एनहांसर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज जो हैं, इनका एक्सप्रेशन या इनका सिक्रीशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अगर वो सेल किसी तरह से एक्टिवेट हो गई किसी भी तरह से, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू प्लाज्मा सेल, और उस कंडीशन में वो 2000 एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स पर सेकंड बनाना शुरू कर देगी। तो इन जनरल हम जानते हैं कि आईजी जीन का जो एक्सप्रेशन लेवल होता है वो बहुत हाई होता है एज कंपेयर टू दिस मिक जीन। मिक जीन कोड किसके लिए कर रही थी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के लिए, लेकिन आईजी जीन के रेगुलेटर के बगल में आ गई तो अब इसने भी अपना एक्सप्रेशन बढ़ा दिया, और उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है वो सिंथेसाइज होना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, द मिक जीन इज नाउ रेगुलेटेड बाय आईजी जीन रेगुलेटर एनहांसर एंड इज कॉन्टिन्यूअसली एक्सप्रेस्ड। और जब ये लगातार एक्सप्रेस करेगी तो उससे क्या होगा, लीड्स दिस सेल टू बिकम कैंसरस। तो जिस सेल में भी ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और मेनली जो है जिस सेल में, क्या कहें हम, बी सेल में ही होगा, क्योंकि वहीं पे आईजी जीन जो है अपने आप को एक्सप्रेस करती है। आईजी जीन बाकी बॉडी के सेल्स में होगी कि नहीं होगी, ये बताओ पहले हमको। सर होगी तो सब में, पर एक्सप्रेस यहीं पे होगी। एक्सप्रेस उसमें करेगा। यस, गुड। पाई हर जगह जाएगी, सारी एक्सप्रेस। जीन सब जगह होती है, पर कहाँ पे कौन सी जीन एक्सप्रेस होती है ये अलग अलग होता है। ओके मैडम, थैंक यू। चलो, कम से कम याद तो है तुम लोगों को, अच्छी बात है, वेरी गुड। यही कॉन्सेप्ट है कि सभी जीन्स हर सेल में पाई जाती हैं, उन जीन्स का डिफरेंशियल एक्सप्रेशन जो है अलग अलग टाइप की सेल्स में होता है। तो ये हो गया। अच्छा, तो अगर यहाँ पे हम ये चीज़ भी एक आध पॉइंट में देख लें कि जो प्रोडक्ट है मिक जीन का, वो तो हम जान ही रहे हैं, खैर वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है और अलग अलग टाइप की जो है सेल प्रोसेसेस को रेगुलेट करता है, चाहे सेल ग्रोथ हो, चाहे सेल का प्रोलिफरेशन हो,
एपोप्टोसिस हो या सेल की मेटाबॉलिज्म हो, तो इसका मतलब कि अगर एक्सप्रेशन जो है मिक जीन का ऑल्टर हो जाएगा तो इतनी सारी प्रोसेसेस का जो है वो डीरेगुलेशन होने लगेगा। अच्छा, ह्यूमंस के केस में नाउ रेगुलेटेड, चलो अब मिक जीन का इतना हमने वो चर्चा की है, तो अगर ये एक आध पॉइंट ऐड कर दें तो ठीक रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिक जीन जो है, मिक जीन ये क्या है? इट कोड्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है इट अफेक्ट्स सेल ग्रोथ, proliferation, apoptosis एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, फिर हमको एक सेकंड दो, फोन आ रहा है। यस डॉक्टर, गुड इवनिंग। डॉक्टर साहब का फोन था, गले के लिए दवाई ले ली है, मतलब दवाई लिए नहीं है, अभी प्रेस्क्रिप्शन आया है, और डॉक्टर ने बोला है कि 2 दिन आप वॉइस रेस्ट लीजिए, बोलिए मत कुछ। कि चलो भैया लेते हैं, देखते हैं, वैसे भी कल संडे है, कल दिन भर चुप ही रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज ही पढ़ लो जो पढ़ना है। तो ये
मिक जीन, आवाज आ रही है ना मेरी सबको? यस सर। हम्म। तो ये मिक जीन जो है ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के लिए कोड करती है, फैक्टर के लिए स्पेसिफिक, और इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का असर हमको इतने सारे सेलुलर प्रोसेसेस पे नज़र आता है। अब ये जो मिक जीन है बेसिकली, अगर हम ह्यूमंस में बात करें तो मिक फैमिली जो है उसमें फिर से 3 रिलेटेड जीन्स हैं ह्यूमंस में। तो मिक फैमिली contains 3 related genes in humans। और वो जीन्स कौन कौन सी हैं? एक को हम कहते हैं सीमिक, या सिंपली इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे को हम कहते हैं एल्मिक, या इसको हम मिक एल कहते हैं। और तीसरी जो होती है वो एनमिक होती है। सेलुलर सिग्नलिंग जब हम पढ़ाएंगे, अभी तो पूरा हमने पढ़ाया नहीं उसको, सेल सिग्नलिंग, उसमें हम ये बताएंगे एक्चुअली में है क्या और इसका क्या रोल होता है एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये क्या रोल प्ले करता है। तो तब तक के लिए अगर आपको मिक का फुल फॉर्म जानना है तो वो हम आपको बता देते हैं। इट इज़ नोन एज मास्टर रेगुलेटर ऑफ सेल साइकिल एंट्री एंड proliferation, not proliferation, proliferative metabolism। मास्टर रेगुलेटर ऑफ सेल साइकिल एंट्री एंड proliferative मेटाबॉलिज्म। तो ये एरू गैरू जीन नहीं है, बड़ी हाई स्टेटस जीन है। जीन में भी स्टेटस होता है भाई, जब जीन की फैमिली है, जीन का भी अपना अपना ख़ानदान है, तो उसमें कौन से जीन का ऊंचा ख़ानदान है, कौन सा कमतर है, ये सर सिर्फ। हाँ जी। किस बेस पे मिक का शॉर्ट फॉर्म ये बनाया गया मिक? उसमें तो वाईसी आ ही नहीं रहा है। देखो अब क्या बताएं हम खोज दें इसमें, वाईसी खोजें। ये देखो ये ए साइकिल में वाई है। एम यहाँ से शुरू हुआ, साइकिल में वाई और सी दोनों ले लो तुम, बना देते हैं कुछ भी, बोलने में अच्छा लगना चाहिए बस। ये मिक का बेसिकली, इसको हम वो नहीं कह सकते कि इसका फुल फॉर्म है, ये बेसिकली उसकी डेफिनेशन है एक्चुअली में वो कर क्या रही है। तो ये हो गया। अच्छा, अब दूसरा एग्जाम्पल जो हमारे पास है, अनदर एग्जाम्पल, वो जैसा कि तंजीला ने बताया, CML, क्रॉनिक माइलोजीनस या माइलॉइड कुछ भी कहते हैं, ल्यूकीमिया, या इसको हम क्रॉनिक ग्रैन्युलोसाइटिक ल्यूकीमिया भी कहते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा था बताओ? 9th वाले क्रोमोसोम का सेगमेंट 22 वाले क्रोमोसोम से ऐड हो रहा है। बस इतना ही हो रहा था, कुछ और होता है इसमें? इसमें बेसिकली होता क्या है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है। वहाँ हमने बहुत डिटेल में नहीं बताया था ना, सिर्फ ऐसे ही बता दिया था कि जी सर। लिखवाया भी था क्या? नहीं सर, ऐसे ही बताया था बस क्लास ऐसे में। बता दिया था। इसीलिए एक्चुअली में इसका रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बिटवीन 9 and 22 क्रोमोसोम्स। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि हाँ, अगर 22 वाला।
अगर कुछ हिस्सा 9 का 22 के पास जा रहा है तो कुछ हिस्सा 22 का 9 के पास भी आएगा। उस कंडीशन को हम रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, मतलब एक दूसरे से म्यूचुअल एक्सचेंज होगा सेगमेंट का। और इसकी वजह से या इस ट्रांसलोकेशन से होता क्या है, यानी कि ये जो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन है, इट क्रिएट्स ए नॉवेल काइमेरिक, कलर चेंज कर दें, BCR ABL जीन। अब ये ABL जीन जो है ये बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट थी? ये ABL जीन प्रेजेंट थी क्रोमोसोम नंबर 9। जैसे ऐसे समझो, इसको हम डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है हमारी ये है हमारा क्रोमोसोम नंबर 9, ये सेंट्रोमियर हो गया। तो क्रोमोसोम नंबर 9 है ये। और उसके बगल में ये हमारे पास एक और क्रोमोसोम है, छोटा वाला, दिस एंड दिस। ये सब हम क्या बना दिए हैं? आइसक्रीम लग रहा है। हाँ, टेस्टी है। आइसक्रीम खा के ही तो हमारा गला बैठ गया। ये क्रोमोसोम नंबर 22, ये क्रोमोसोम नंबर 9। अब क्रोमोसोम नंबर 9 जो होता है, इसमें हमारी जीन प्रेजेंट है जिसको हम कह रहे हैं ABL। ठीक है, ये हमारी ABL जीन है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड, इसकी लोकेशन की बात करें तो Q34.1, ये इसकी लोकेशन है। इसी तरह से 22 नंबर पे जो हमारा क्रोमोसोम, 22 नंबर का क्रोमोसोम है, इसमें जो जीन मौजूद है, ये जीन है हमारी BCR जीन। और BCR जीन की जो लोकेशन वो है Q11.2। इसको भी यहाँ पे ABL जीन लिख दें। इतनी कहानी हो गई। अच्छा, अब इसमें आप देख के ये 22वां क्रोमोसोम ये ऐसे क्यों बनाया हमने? व्हाट इज दिस? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? शॉर्ट और नहीं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। यस यस, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है बेसिकली। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन तो आपका सेंट्रोमियर ही होता है, ये है हमारा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और ये ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? सैटेलाइट। 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 तो ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हो गया। कितने सेट क्रोमोसोम्स हैं हमारे सेल्स में? 5, 13, 14, 15, 21 एंड 22। वेरी गुड। अच्छा, अब क्या होता है बेसिकली कि नेक्स्ट स्टेप में होगा ये कि ये जो ABL जीन है, ये ABL जीन यानी इतना हिस्सा यहाँ से, हाँ, इतना हिस्सा यहाँ से निकल के और ये चला जाएगा आपके BCR जीन के पास। यानी कि इसको हमको कैसे दिखाना है? सिंपल, लेट मी ड्रॉ ये ऐसे। अब इसमें यहाँ से ये कट गया और यहाँ पे हमको नीचे ये वाला हिस्सा मिल रहा है, इसमें हमारा ABL जीन मौजूद है। इसी तरह से ये वाला, इसमें यहाँ से कट गया, रेड, ये BCR जीन है हमारी, बाकी पोर्शन ये है। अगले स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में होगा ये कि आप देख सकते हैं ये, अब दोनों को हम एक ही कलर में बना दिए थे इसलिए
चलो ये अलग से पोर्शन ये आ गया यहाँ पे, ये सेगमेंट जो है ये यहाँ आ गया, बस आप ये समझ लीजिए। और यहाँ पे हमको मिल गई ये वाली आइसक्रीम, दिस दिस। तो यानी कि ये वाला चला गया इसके पास, तो ये इधर चला गया और ये वाला जुड़ गया। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि क्रोमोसोम 9 अपना कुछ हिस्सा जो है 22 को दे रहा है और क्रोमोसोम 22 अपना कुछ हिस्सा 9 को दे रहा है। ये जो कॉम्बिनेशन तैयार हुआ यही नॉवेल कॉम्बिनेशन जीन का कहलाता है। इट इज द नॉवेल BCR ABL जीन या काइमेरिक। काइमेरा का हम बता चुके हैं आपको क्या है कॉन्सेप्ट। ड्रैगन की क्या, पता नहीं क्या था, भूल गए। याद है आपको काइमेरा के बारे में बताया था हमने? नहीं पता? मतलब इंसान भी होता है और ड्रैगन भी होता है, हाँ, मतलब मिक्सचर होता है दो मिक्सचर चीजों होता है का। कुल मिला के, ठीक है। वो नरसिंह भगवान सबसे बढ़िया, हमको वही याद रहता है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी जीन्स मिक्स हो गई हैं और इससे एक नॉवेल कॉम्बिनेशन जो है वो तैयार हो गया। अब ये जो काइमेरिक जीन बनी है, इस काइमेरिक जीन का जो प्रोडक्ट होता है ना, इसको किस कलर से लिखें भाई, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट बेसिकली, या फ्यूजन प्रोडक्ट इसको हम कह सकते हैं, दोनों की वजह से बन रहा है ना फ्यूजन प्रोडक्ट। दिस फ्यूजन प्रोडक्ट इज 185 to 230 kDa प्रोटीन। वो डिपेंड करता है कि कहाँ से टूटा है, ये जरूरी नहीं कि हर बार उसी जगह से टूटे, तो इसलिए प्रोटीन के मॉलिक्यूलर वेट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो ये किस चीज पे डिपेंड्स करता है? डिपेंड्स ऑन ब्रेक पॉइंट ऑफ द जीन्स। ठीक है। अब ये जो फ्यूजन प्रोडक्ट या फ्यूजन प्रोटीन बनी है, ये ऐसा क्या करती है कि जिसकी वजह से ये कैंसरस ट्रांसफॉर्मेशन होता है? तो ये जो फ्यूजन प्रोटीन है, इट एग्जिबिट्स हाई टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन जब थी भाई, क्रोमोसोम 9 सबके पास है, क्रोमोसोम 22 सबके पास है, ABL BCR भी अपना एक्सप्रेशन दे ही रही हैं, उस कंडीशन में जो टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है वो नॉर्मल आ रही है। लेकिन जब एक दूसरे से फ्यूज कर गई इस कंडीशन में, तो जो फ्यूजन प्रोडक्ट या प्रोटीन बन रही है उसकी बहुत ज़्यादा हाई टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो ट्रांसलोकेशन है, इट इज इट लीड्स टू गेन ऑफ फंक्शन टू द जीन्स, और ये गेन ऑफ फंक्शन जो है अल्टीमेटली सेल को ट्रांसफॉर्म कर देता है इनटू कैंसरस सेल्स। ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया ना, इसमें तो कुछ और बहुत इलाबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें तो दो आपने देख लिया, CML का एग्जांपल देख लिया। अब आपका काम क्या है कि टेबल
3.22 लिख लें कॉपी में। उसमें कुछ है नहीं, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं क्रोमोसोमल एबरेशंस के और एसोसिएटेड कैंसर के। तो जैसे क्रॉनिक माइलॉइड में हमने देखा ट्रांसलोकेशन होता है 9 से 22 में। इसी तरह एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकीमिया, इसमें भी ट्रांसलोकेशन होता है 8 और 21 के बीच में। रेटिनोब्लास्टोमा, जिसके बारे में आपने पढ़ा ही है, इसमें डिलीशन होता है 13Q पे। विल्म्स ट्यूमर है, इसमें भी डिलीशन होता है 11P पे। तो 4 एग्जाम्पल हैं, बस उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो आज इसके लिए इतना रखते हैं।